हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। इसको हम युक्ति पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा NTPC, SSC, रेलवे, कांस्टेबल, SI सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिनमें भी GK GS आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख धातु एवं यौगिक। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको डॉक्टर, चित्रकार, जो शिल्पकार होते हैं वह कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, उसको आमतौर पर बुलाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आता है एस्बेस्टर। किससे बना होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। एस्बेस्टर किससे बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम से बना होता है एस्बेस्टर। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसे बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? तो जो बुझा हुआ चूना है उससे क्लोरीन को गुजार कर बनाया जाता है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो एल्यूमिनियम। ऐसी कौन सी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो एल्यूमिनियम अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। अमरी क्या है? तो इसे कहा जाता है अशुद्ध एल्यूमिना। एमरी क्या है? एमरी एक अशुद्ध एल्यूमिना है। सामान्य फिटकरी क्या होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल राइज 24H2O। सामान्य फिटकरी क्या होती है? K2SO4 Al2SO4 का होल राइज 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? जो बॉक्साइट है इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट को क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहा जाता है, क्योंकि बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। पोटाश एलम पानी के शोधन में प्रयोगी होता है। क्यों? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित कर देता है। जो पोटाश एलम है वह पानी को शुद्ध कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करता है। एल्यूमिना में या एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में कायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? जो एल्यूमिना है इसके विद्युत अपघटक में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह एल्यूमिना का गलनांक घटाता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या होता है? तो इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो जो मुलायम टाल्क होता है, अति मुलायम खनिज है एक प्रकार का टाल्क, यह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। जो एल्यूमिनियम धातु है इसका निष्कर्षण किया जाता है किससे? बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो किस विधि से किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। जो बॉक्साइट है इससे हमें एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करना है, हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन प्रक्रिया कर देंगे, हो जाएगा। किस धातु पर भूपर पट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि भूपर पट्टी में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाया जाता है एल्यूमिनियम, और बहुमूल्य धातु भी है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक होती है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधि लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। देखो अब हम देखते हैं हमारी भूपर पट्टी, जो पृथ्वी है तीन उसमें बटी हुई है, सतहों में बटी हुई है। तो जो सबसे ऊपर की होती है वो भूपर पट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज एल्यूमिनियम। वो इतना ज़्यादा पाया जाता है, लोहे से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोहा सस्ता क्यों है? क्योंकि जो लोहा है उसको प्राप्त करने की विधि बहुत सरल है। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक होती है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की जो धात्विक विधियां होती हैं वह लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और उसकी उपलब्धता होती है विद्युत। तो जो भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम पाए जाते हैं इसकी स्थापना आवश्यकता अनुसार न्यूनतम मापदंड जो है बॉक्साइट और इसकी उपलब्धता क्यों होती है? विद्युत के लिए होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। अग्निशामन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टर से। अग्निशामन
जो वस्त्र होते हैं वह एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। जितने भी कर्मचारी होते हैं जो अग्नि में अपना कुछ सामान ढूंढते हैं, अग्नि से लोगों को बचा कर आते हैं, वो क्या बोलते हैं? एस तो एस्बेस्टर। अस्थि और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव होता है उसे कहा जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह द्रवणांक को घटाता है। कैल्शियम धातु में निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यह द्रवणांक को घटाता है। उसका जो द्रवणांक होगा ना कैल्शियम धातुओं का, वो क्या करता है? घटा देता है कैल्शियम फ्लोराइड। जैव तंत्र के लिए कुछ धातुएं अत्यंत आवश्यक होती हैं, यथा लोहा हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है जो कि मानव और अन्य जंतुओं में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तांबा और जिंक एंजाइमों के घटक होते हैं। सोडियम पोटेशियम स्नायु और जो पेशी संकुचन होता है उसकी विद्युत प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोहे की अधिकता से लोहमयता और लोहे की कमी से शरीर में आरक्तता की कमी हो जाती है, आरक्तता हो जाती है। किसी वयस्क में लोहे की सामान्यतः या जो तांबा होती है उसकी मात्रा 0.10 से 0.15 ग्राम तक होती है। यदि तांबे की मात्रा अधिक हो जाती है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। इससे ये कंपन, जोड़ों में गांठ, स्नायु असमानताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ तत्व हैं ऐसे जो कि मनुष्य को जरूर अपने खाने में ऐड करने चाहिए। पहले आता है लोहा, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फिर आता है जिंक और तांबा, एंजाइम के लिए घटक जरूरी होते हैं। फिर आता है सोडियम और पोटेशियम, यह स्नायु और जो पेशी संकुचन होता है ना उसकी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। फिर आते हैं लोहे की अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है, लोहे की कमी से आरक्तता हो जाती है। जो तांबा होता है हर सामान्य व्यक्ति को 0.10 से 0.15 ग्राम तक अपने खाने में ऐड करना चाहिए। यदि तांबे की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसे विल्सन रोग हो जाएगा, और यदि विल्सन रोग हो गया तो इससे कंपन, जोड़ों में दर्द, स्नायु असामान्यताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2CaSO4 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 H2O। फिर आता है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो क्विक लाइम होता है उसे CaO कहा जाता है। जो क्विक लाइम होता है ना तो उसे का रासायनिक सूत्र है CaO। तो AO तो क्विक है, CaO क्विक लाइम है। फिर आता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? जो विरंजक चूर्ण है इसका सूत्र होता है CaOCl2। मतलब जो हमारा क्विक लाइम होता है उसके साथ क्लोरीन मिला दो तो क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण बन जाएगा, CaOCl2। फिर आता है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ वहाँ डोल रहा है, कभी कैल्शियम के साथ कभी मैग्नीशियम के साथ। देखो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये डोलोमाइट हो जाएगा, CaCO3 MgCO3 क्या हो जाएगा? डोलोमाइट हो जाएगा, CaCO3 MgCO3। फिर आता है बात्या भट्टी में धातुमल के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। जो बात्या भट्टी होती है इसमें धातुमल के रूप में क्या निकलता है? कैल्शियम सिलिकेट निकलता है। कैल्शियम की बहुत बड़ी सिल्ली निकलती है, तो कैल्शियम सिलिकेट बात्या भट्टी में धातुमल के रूप में कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। लोहे की सतह पर लगने वाला पेंट लोहे की जंग लगने से कैसे बचाता है? तो यह पेंट ऑक्सीजन और जो नमी होती है उसको लोहे के संपर्क में आने से रोक देता है। तो जो लोहे की सतह पर हम पेंट कर देते हैं वो लगा रहता है तो जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वह पेंट ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि होती है? जो हेंज-क्लेवर विधि होती है वह ब्लीचिंग पाउडर की एक व्यापारिक विधि होती है। हेंज-क्लेवर हैंड से क्लेवर रूप से हैंड्स मिला, हैंड सीख करो तो हेंज-क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की एक व्यापारिक विधि है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि जो CO2 होती है उससे प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त होने के कारण। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है यदि हम उसको कुछ दिन तक खुला छोड़ देंगे तो वह कम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि Ca2 से प्रतिक्रिया करके जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करके Cl2 बनाकर मुक्त हो जाएगा। फिर आता है
लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में हरी सब्जी खाओ, लोहा पचाओ, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लोहा। लोहे का एक ऑक्साइड बताइए, तो लोहे के लिए तो हेलमेट बनते हैं ना लोहे के, तो हेमेटाइट। लोहे का एक ऑक्साइड है हेमेटाइट। फिर आता है फ्लास्फर वूल, क्या होता है, तो जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, फ्लास्फर बूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, जीने नहीं देगा ये फ्लावर बूल, जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद कशीश, वाइट विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो जिंक सल्फेट को कहा जाता है, ZnSO4 7H2O। सफ़ेद कशीश किसे कहा जाता है, ZnSO4 7H2O को कहा जाता है सफ़ेद कशीश। फिर आता है लिथोपोन, क्या होता है, BaSO4 प्लस ZnS, लिथोपोन। लिथोपोन क्या होता है, एक बेसिक सा होता है जीने के लिए, है ना, लिथोपोन नहीं, जिंक का बेस याद कर लो, BaSO4 और जिंक एस, जिंक का बेस होता है BaSO4, ZnS लिथोपोन्स होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें उपस्थित होता है लोहा, और ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है हीमोग्लोबिन। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है, जो टेप रिकॉर्डर होता है इस पर जो टेप होता है उस पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण को लेपित किया जाता है। तो जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उसके टेप पर फेरे होते हैं मैग्नेटिक चूर्ण की, तो फेरो मैग्नेटिक चूर्ण का लेपित किया जाता है। कौन सा धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाता, तो लोहा है, कभी अमलगम नहीं बनाएगा। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, तो लोहे की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। रक्त अल्पता इसे कहा जाता है। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो लोहे की अधिकता के कारण। ये भी नहीं भी बहुत सारा लोहा खा लो, बहुत सारा लोहा खा लो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ जो सीढ़ी नहीं होती, जो सीट होती हैं वैसे वैसे डले रहेंगे, क्यों, क्योंकि सिड्रोसिस हो जाएगा। तो लोहे को ज़्यादा खाने से कौन सी बीमारी होती है, सिड्रोसिस की बीमारी हो जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है। पहला एल्यूमिनियम देख लिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गर्भ में लोहा। फिर आता है लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ कौन सा होगा, तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक और फेरिक ऑक्साइड लोहे की जंग लगने से बन जाता है। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट। तो पूरे उसमें केमिकल डालो तो उसमें जितने शैवाल हो जाएंगे वो जो कांप के साफ हो जाएंगे। तो जो वाटर टैंक होते हैं उनमें शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो सस्ता, जिंक की ब्लेड मिलेंगी सस्ता, तो जिंक ब्लेड। तो जस्ता है उसको हम किससे निष्कर्षित करेंगे, जिंक ब्लेड से करते हैं। फिर आता है राजस्थान स्थित जावरा की खानें किस खनिज के लिए जाने जाती हैं, जावरा। जेवर बहुत सस्ते मिलेंगे राजस्थान में, जस्ता जेवर सस्ता, जावरा। राजस्थान में जावरा की खानें फेमस हैं जस्ता के लिए। धातु से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, तो यदि हम कोई भी धातु है उस पर जस्ते की परत चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन विधि कहलाएगी। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है यशद लेपन। कोई भी पदार्थ है, लोहा है, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जा रही है, लेपन किया जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे यशद लेपन, और इस विधि को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो जस्ता के कारण होता है। धान में यदि खैरा रोग लग जाएगा तो सस्ता बिकेगा ना, तो जस्ते की कमी से हो जाएगा धान में खैरा रोग। फिर आता है तूतिया का रासायनिक नाम क्या होता है, तूतिया कॉपर सल्फेट, CaCuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 5H2O, 5H2O ये क्या है, तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। फिर आता है तांबे का शत्रु तत्व कौन सा हो जाएगा, तो गंधक। तांबे में लगा दो गंधक और वो धंधना जाएगा, शत्रु हो जाएगा, दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तो शत्रु है काय का, तांबे का, कौन, गंधक।
फिर आता है नीला कशिश। ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, जो पेट्राहाइड्रेट है ना। ये ऊपर देखो कॉपर सल्फेट तूतिया, तो ये क्या है? नीला कशिश है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है नीला कशिश का। फिर आता है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोना है, उसमें हम बनाएंगे, जब सोने के आभूषण बनाएंगे तो चांदी मिलाएंगे तो सोना कैसे हो जाएगा? सफेद सफेद हो जाएगा। तो हम क्या मिला देंगे? तांबा मिला देंगे, तो ज्यादा चमक आ जाएगी। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी हो जाएगी? तब भी पढ़ा था ना कि तांबा ज्यादा हो जाएगा तो भैया विल्सन हो जाएगा, कपकपी आएगी, कंपन होगी, जोड़ों वगैरह में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है गैल्वेनीकृत धातु पर किसका लेपन किया जाता है? तो वो जिंक की परत चढ़ा दो, गैल्वेनाइजेशन हो गया। तो गैल्वेनाइजेशन में यह जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है इस पर जिंक की लेप की जाती है। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है FeSO4 7H2O। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ने लगते हैं, क्यों? क्योंकि चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण ये चांदी होती है ना, वह कुछ दिनों में काली पड़ जाती है, क्योंकि जो चांदी होती है उसकी सतह पर जो सल्फाइड होता है, सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड बनाता है, इसका लेप हो जाता है, इसलिए ये काला काला दिखता है चांदी। हॉर्न सिल्वर क्या कहलाती है? तो क्यों मारना है हॉर्न? AgCl। हॉर्न सिल्वर क्या कहलाता है? AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, AgCl को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? यह सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाता है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे अवघटित होता है, इसलिए बोल रहे हैं नाइट, है ना। तो सिल्वर नाइट कैसे हो जाएगा? तो जो रंगीन बोतल है उनको में रख देंगे उनके अंदर, तो ये प्रकाश से अवघटित नहीं होगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और इसको हम रंगीन बोतल में रखते हैं क्योंकि प्रकाश से अपघटित हो जाता है। तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रो इसको बिल्कुल मत लगाना फोटोग्राफी में, बहुत सिल्वर सिल्वर सा लुक आएगा, है ना, सिल्वर सा ग्लो आएगा। तो फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला तत्व हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। फिर आती है कृत्रिम वर्षा करने में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। आजा आजा बारिश आजा, तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट का, और इसको रखा जाता है रंगीन बोतलों में क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया करता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। जंग से मतलब एकदम कर देगा, है ना, क्लीन कर देगा पूरी जंग वंग को। तो जो लकड़ी की जंग होती है, कीड़े होते हैं लकड़ी की जंग, उनको भी क्लीन कर देता है। तो लकड़ी की जंग या जो लकड़ी की वस्तु होती हैं उनको कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। चूहों को मारने वाली दवा क्या कहलाती है? जिंक फास्फाइड कहलाती है। जिंक फास्फाइड कहलाती है। जो चूहे होते हैं उनको जल्दी से साफ कर देते हैं, जिंक फास्फाइड चूहों को मारने की दवा कहलाती है जिंक फास्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा होता है? तो जिंक सल्फेट, नहीं फास्फेट। फास्फेट है ना, बिल्कुल एकदम फास्ट में भी खाएंगे तो बिल्कुल तीखा तीखा हो जाएगा। तो रंगने में काम आने वाला जो तीखा रंग होता है, रंगने में मतलब जो रंग होता है ना उसमें जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फेट शब्द एकदम से साफ नहीं होगा, है ना, जिंक फास्फेट। धातु को गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस देता है, क्या कहलाती है? तो जिंक। तो जब धातु, ऐसी कौन सी धातु है जिस पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है? तो ऐसी कौन सी धातु है? तो जिंक है। Zn पर जब हम सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो
अर्जेंटाइट से किया जाता है। तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंट में चाहिए है, शादियाँ हो रही हैं, चांदी के आभूषण आएंगे तो अर्जेंट मंगाते हैं ना, तो अर्जेंटाइट से इसका निष्कर्षण किया जाता है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी को शाइन कराने के लिए, तो इसको साइनाइड विधि से प्राप्त किया जाता है। तो साइनाइड विधि से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक हो जाएगा? तो चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक होती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी हो जाएगी? क्रोमियम हो जाएगी। तो जंग से बचाना है लोहे को, जंग रहित लोहा बनाना है, तो हम उसमें क्या मिला देंगे? क्रोमियम को मिला देंगे। लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो पिटवा लोहा हो जाएगा। बेचारा पिट पिट के शुद्ध हुआ है, तो लोहे का शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। कौन सा तत्व है जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधिकता होती है। तो क्रोमियम में, तो लोहे में हम इसको मिश्रित कर देंगे तो उच्च कोटि का इस्पात बन जाएगा। इसमें जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, उसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है क्रोमियम में। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। यदि हम स्टील में ऐसी धातु मिला देंगे जो कि उससे क्या हो जाएगा? वो कठोर हो जाएगा, तो एक क्रोमियम हो जाएगा। मोहर लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? जो मोहर लवण होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 24H2O। मोहक लवण जो मोहर सबको मोह लेगा, मोहक है ना, तो मोहर लवण है, उसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 24H2O। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। यदि हमारे हाथ में कट लग गया है तो हम क्या करेंगे? उसमें एकदम से जल्दी से क्लोराइड को फेर देंगे, फेरिक क्लोराइड, तो रक्त क्या हो जाएगा? बहना रुक जाएगा उसका, फेरिक क्लोराइड से उसका बहना रुक जाता है। नीला तोता और हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम होता है? तो फेरस सल्फेट। जो हरा कशिश होता है या नीला तोता होता है, नीला कशिश है ना, नीला तोता, यह किसका रासायनिक पदार्थ का नाम है? तो यह है फेरस सल्फेट का। फिर आते हैं रक्त तल्प लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? H2 हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जो रक्त है उस पर हम लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो हमें H2 प्राप्त होगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का किया था। बेचारे को मिल गया होगा तो कर लिया। तांबा का सबसे ज़्यादा पहले प्रयोग किया था। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/लीटर कितना होता है? 2.0। पेयजल में कॉपर का अधिकतम जो अनुमत सांद्रण है वह mg/लीटर में होता है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी होती है? तो तांबा होती है। तांबे पर एक बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिससे वह क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तांबे पर बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कौन धातु पीतल, कांस्य एवं जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है? तो तांबा धातु है जिसमें पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है तांबा। क्लोरीमीटर किससे बना होता है? तांबे से बना होता है। तो कैलोरी ज्ञात करने के लिए बना होता है। तो जो कैलोरीमीटर होता है वह किसका मापन करता है या किससे बनाता है? किससे बनता है? तांबा। तौबा तौबा कैलोरी बताएगा, कितना खाया, कितनी कैलोरी निकली। तो ये कैलोरी जो मीटर है वह तांबे से बनाया जाता है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग होती है? तो जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग क्या होती है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर अच्छे ट्रांजिस्ट करेगा। ट्रांजिस्टर में महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी धातु ट्रांजिस्टर का, वो होता है जर्मेनियम। लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर क्या होगा? तो जो लोहे की कीलें हैं नहीं घुलेंगी, लेकिन जो
नीला रंग विरंजित हो जाएगा। तो लोहे की कील को यदि हम कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे तो लोहे की कीलें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन उसका जो नीला रंग है वह उससे विरंजित हो जाएगा। वो मतलब कॉपर सल्फेट का नीला रंग चला जाएगा लोहे की कील डालने से। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी मतलब जो फटाके होते हैं उसमें जो हरा कलर होता है वह वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण? वेरियम की उपस्थिति के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में हम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओशियम। वो आंसू निकल आते हैं, इतनी भारी होती, उठती नहीं। तो ओशियम सबसे भारी धातु, ओशियम। प्याज लहसुन में गंधक जो गंध होती है किस तत्व की उपस्थिति कारण आती है? तो पोटेशियम के कारण होती है। देखो लहसुन प्याज में सबसे ज़्यादा होता है सल्फर, लेकिन उसकी जो गंध आती है वो आती है पोटेशियम के कारण। किस कारण? पोटेशियम के कारण। शुष्क सेल जो ड्राई सेल होते हैं इसमें बी ध्रुवक का कार्य क्या होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल जिनको कहा जाता है, इसमें बी ध्रुवण का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। येलो केक नामक जो वस्तु है उसकी सीमा पार तस्करी की जाती है, तो यह क्या होता है? तो यह होता है यूरेनियम ऑक्साइड। जो येलो केक होता है, येलो केक को यहाँ से एक देश से दूसरे देश तस्करी करके बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है यूरेनियम ऑक्साइड। क्योंकि क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट बालू होती है इसमें पाया जाता है थोरियम। और ये क्या है? भविष्य में इस नाभिक के संयंत्र में यूज किया जाएगा इसका, है ना, थोरियम का। किसमें पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी पर जो विद्युत नहीं परमाणु बम गिराए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, इसमें क्या था? प्लूटोनियम था। सोडियम, गैलियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाएगा? तो ये क्या होता है? गैलियम। मतलब गला ही गला सा है, मतलब बहुत जल्दी पिघल जाता है। सोडियम, गैलियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में से सबसे ज़्यादा गलनांक सबसे कम होता है वो हो जाएगा किसका? गैलियम का, कि हाथ में ही पिघल जाता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगी जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु को अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाली रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS। HGS हाजी सा। मकर ध्वज के रूप में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा रसायन का? तो AgS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो जो सिंदूर लगाते हैं उनके पति की उम्र बढ़ जाती है, मतलब क्या? मृत्यु टल गई। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड यह सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। फिर आता है मरकरी। पारे को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? जो पारा होता है, मरकरी होती है, इसको जस्ते के पात्र में रखा जाता है, जस्ते में रखा जाता है क्योंकि सस्ता मिलता है और मरकरी इससे रिएक्ट भी नहीं करती, तो मरकरी को रखा जाता है जस्ते के बॉक्स में। शीशा, लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना से। शीशा है, गलता नहीं है, गैलेना से निष्कर्षण किया जाता है। बड़े शहरों में वायु को क्या प्रदूषित करता है? तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर मोटर व्हीकल्स होते हैं, उससे क्या निकलता है? शीशा निकलता है, तो वायु को प्रदूषित करता है शीशा। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? शीशा सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है, गैलेना से प्राप्त करते हैं और वायु प्रदूषक का मुख्य कारण है बड़े बड़े शहरों में। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वो हो जाएगी शीशा। जो संचायक बैटरी होती हैं उसमें प्रयोग की जाने वाली धातु हो जाएगी शीशा। रेड लेड क्या है? तो रेड लेड Pv3O4, Pv3O4 रेड लेड हो जाएगी। पी को हमने उल्टा कर दिया, उसको मतलब पहले पी खड़ा था उसको मारे 3 थप्पड़, तो वो हो गया, उसका गाल हो गया रेड और वो गिर गया डेड, तो पीवी उल्टा हो जाएगा, Pv3O4 रेड लेड होता है। लेड पाइप
पीने के जल के लिए ले जाने के लिए क्यों उचित नहीं होते? जो लेड के पाइप होते हैं उनको हम जो पानी पीने वाले होते हैं उसके लिए हम क्यों प्रयोग नहीं करते? क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैला लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जो लेड पाइप होते हैं इनको हम पीने के पानी में उपयोग नहीं करते, क्योंकि जो वायु में मिश्रित जल होता है उसके साथ घुलकर विषैला लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, इसलिए। गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो लेड सल्फाइड गैलेना है इससे प्राप्त होता है सीसा, और जो गैलेना है इसका खुद का रासायनिक सूत्र होता है लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड PVO का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है लिथार्ज। क्या कहा जाता है? ले थाली में रख, लिथार्ज। तो PVO लेड ऑक्साइड को व्यापारिक तौर पर कहा जाता है लिथार्ज। कौन सा धातु है जो कि इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम। इस्पात के बराबर मजबूत होती है, मतलब लोहा ले लो टाइटेनियम ले लो, दोनों ही मजबूत हैं, लेकिन लोहे से हल्की होती है, आधी होती है उसका भार, तो ये टाइटेनियम हो जाएगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। इतना अच्छा है, मजबूत भी है और हल्का भी है टाइटेनियम। कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित है? तो जो कैडमियम प्रदूषण है इससे होता है इटाइटाई रोग। कैडमियम से कौन सा रोग हो जाता है? इटाइटाई रोग हो जाता है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? पैलेडियम। जो वायुयान होते हैं इसके निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पायलट उड़ाते हैं इसको, पैलेडियम का प्रयोग करके बनाई ना। तो जो वायुयान होते हैं उसके निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे? टूटेंगे, उनको नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला धातु हो जाएगा कैडमियम या बोरॉन। कौन सा तत्व है जो स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। जो हमारा स्टील हो जाएगा इसमें संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने वाले के लिए किसकी मात्रा मिलाई जाती है? बढ़ाई जाती है। तो यदि हम स्टील को और कठोर बनाना है तो उसमें हम मैग्नीज मिला देंगे। क्या मिला देंगे? मैग्नीज। मिलाने के लिए मैग्नीज उसमें मिलाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। और स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है निकेल। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो ये है टंगस्टन। बहुत तन्य होता है और बहुत कठोर होता है तो होता है टंगस्टन। विद्युत प्रेस में कौन सा तापक तत्व प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का तार। तो विद्युत प्रेस होते हैं इनमें हम तापक तत्व का प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का तार का, नाइक्रोम। राजस्थान में स्थित एक डेगाना नामक जो स्थान है वह टंगस्टन के लिए जाना जाता है। डेगाना राजस्थान में स्थित एक खदान है, उसमें टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। मोती का रासायनिक संरचना क्या होती है? जो मोती होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या होता है? चूना पत्थर। जो सीमेंट होती है वह किससे बनती है? चूना पत्थर से बनती है। तो सीमेंट का मुख्य संगठक होता है चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। माणिक या जो नीलम होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जो माणिक होता है या फिर जो नीलम होता है उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है। शुष्क शेल या बैटरी में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का। जो शुष्क शेल होते हैं उसमें विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुद्ध यूरेनियम क्या होता है? जो शुद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से मिला हो, वह एक समृद्ध यूरेनियम होता है। जो समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से उपस्थित होता है।
किस में रजत नहीं होता, तो रजत है वह जर्मन सिल्वर में नहीं होता। सिल्वर जरूर नाम है इसका, जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें खुद सिल्वर या रजत नहीं होता। कौन सा घटक यशद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड। अशद पुष्प किसे कहा जाता है, तो जो जिंक ऑक्साइड होता है इसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है यशद पुष्प। मसाला किसका मिश्रण होता है, जो मसाला होता है, जो मोर्टार होता है, इसमें जल, बालू और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जल, बालू और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो मसाला जैसे घर बनाए जाते हैं, मोर्टार, इसमें प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडलियाँ किसकी बनी होती हैं, तो नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर होता है या जो प्रेस होता है उसमें जो केबल्स होती है, कॉइल होती हैं, वह किससे बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिला होता है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें क्रोमियम, लोहा और कार्बन मिला होता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, जो जिंक सल्फेट है बिल्कुल एकदम साफ कर देता है, तो कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कवकनाशी में, इसका प्रयोग कर देता है। और जो फंगस होती है टंकी वगैरह में होती है उसको भी कौन मारता है, जिंक सल्फेट से ही साफ़ किया जाता है, या जिंक सल्फेट को मिलाया जाता है साफ़ करने के लिए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका एक एलॉय होता है, तो कॉपर, जिंक, निकल का। तो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त किया जाने वाला एक जर्मन सिल्वर है इसमें क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल। सिल्वर इसमें नहीं होता, कॉपर, जिंक और निकल इसमें होता है जर्मन सिल्वर में। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है, 24 कैरेट। जो स्वर्ण होता है इसकी शुद्धता कैरेट में ज्ञात की जाती है, और शुद्ध सोना क्या हो जाएगा, 24 कैरेट का होता है। कठोर स्टील में क्या प्रयोग किया जाता है, तो 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। जो कार्बन कठोर स्टील होती है उसको हम कार्बन स्टील ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन मिला होता है कितना, 1.5 से कम 0.5 तक। फ्यूज तार किससे बने होते हैं, टिन और शीशा की मिश्र धातु से बने हुए जो फ्यूज तार होते हैं उसमें टिन और शीशा की मिश्र धातु से बनाया जाता है फ्यूज तार को। फिर आता है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने पर किसमें मदद मिलती है, तो सीमेंट को शीघ्र जमाने से रोकता है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसमें हम क्या मिला रहे हैं, जिप्सम का प्रयोग कर रहे हैं। जिप्सम क्या करेगा, जो सीमेंट है वो जल्दी से ना जम जाए उसको रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जमने या ना शीघ्र, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। सीमेंट बनाने में किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो यदि हमें सीमेंट बनानी है तो हम इसमें चूना पत्थर और मृत्तिका जो मिट्टी होती है इसको बहुत गर्म करके इसका प्रयोग करते हैं। चूना पत्थर और मृत्तिका का प्रयोग करते हैं सीमेंट बनाने में तप्त रूप में। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु होती हैं, यद्यपि इनकी रासायनिक संरचना में अंतर किस रूप में होता है, तो पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। तो पीतल और कांसा दोनों ही तांबे से बने हुए मिश्र धातु हैं, ताम्र युक्त मिश्र धातु हैं, लेकिन इन दोनों की रासायनिक सूत्र की संरचना अलग है, अंतर है। क्यों, जो पीतल है इसमें जस्ता और कांसे में जो टिन होता है वह ज़्यादा पाया जाता है, तो पीतल में जस्ता ज़्यादा होगा, कांसे में टिन ज़्यादा होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है। तो यदि हमें किसी बर्तन पर जस्ते की परत चढ़ानी है, विद्युत लेपन विधि करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बर्तन है नॉर्मल उसको हम ऋण विद्युत ध्रुव पर और जो हमारा शुद्ध जस्ता है वह धन ध्रुव पर लगाना होगा। सोने को किस में घोला जाता है, जो सोना है हम इसको अम्लराज में घोल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। सोना होता है वह अम्लराज में घुल जाता है, और अम्लराज किससे बना होता है, नाइट्रिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है। एक्वारेजियम को अम्लराज कहा जाता है, यह 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक अम्ल में अकेला यह क्षमता नहीं होती। एक्वेरेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी होता है। यह उन अभिक्रमों में से एक है जो कि गोल्ड एवं प्लेटिनियम को भी गलाने में समर्थ होता है। किससे बना होता है, 3.1 रेशियो में। इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला होता है।
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो जो मायोग्लोबिन है इसमें लोहा पाया जाता है। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबे में कौन मिश्र धातु नहीं होती? तो स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबे में जो तांबा है वह एक मिश्र धातु नहीं है। ऑडियो वीडियो टेप में कौन से रासायनिक पदार्थ का लेपन किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड होती है। जो टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेप वीडियो टेप होती हैं, ऑडियो टेप होते हैं, इनमें रासायनिक पदार्थ का लेपन किया जाता है, वो होते हैं आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति क्या होती है? धातु होती है वह विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? 0%। सीसा पेंसिल है लेकिन इसमें सीसा कितना होगा? तो 0%। शीशा 0% होगा। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना और सिलिका, एल्यूमिना एवं फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुपात होगा? तो जो पोर्टलैंड सीमेंट है हमने उसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड मिला दिया, तो इसको हम मिलाएंगे कैसे? तो चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुपात होगा CaO ज़्यादा होगा, उससे कम SiO2, फिर उससे कम एल्यूमिना Al2O3 और उससे कम होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज एवं रेलवे के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम में आता है? तो एल्यूमिनियम। तो ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसका प्रयोग हम हवाई जहाज एवं रेल के डब्बे के जो पुर्जे होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम का। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक हो जाएगा लेड। तो स्वचालित वाहन है और निर्वातक का सर्वाधिक जो विषालु धातु होती है वह क्या होती है? लेड होती है। शीशा सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा और जस्ता मिलता है तो पीतल बनता है। पीतल में तांबा जस्ता मिलाया जाता है, पीतल बनता है। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सीसा और टिन का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इसमें सोल्डर मतलब जो टाँका वगैरह लगाया जाता है, सोल्डिंग की जाती है, तो सोल्डर में प्रयोग किया जाता है शीशा और टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु होती हैं सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुख शोधन या जो माउथ वॉश होते हैं उस या टूथपेस्ट होते हैं, इनमें कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा। तो मुख शोधन में जो माउथ वॉश होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, इसमें सुहागे का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने में कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एलनिको। जो चुंबक है उसको बनाने में हम एलनिको का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एलनिको का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं होता? तो कैल्शियम नहीं होता। क्लोरोफिल के घटक होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम, जबकि कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होता। कांच का गहरा नीला रंग किससे आता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। जो कांच है उसका गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण आएगा? क्या मिलाने से आएगा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से आएगा। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा हो जाएगा? तो पारद, या जो पारा होता है सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक होता है। बंगाल बेसिन में भूमजल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? तो आर्सेनिक से। जो बंगाल बेसिन है इसमें जो भूमि का जल होता है किससे ज़्यादा प्रदूषित होता है? तो आर्सेनिक, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या होती है? तो 0.05 mg/लीटर। जो आर्सेनिक होता है जल में कितना सबसे ज़्यादा हो सकता है, या मतलब इसकी सीमा क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। तो 0.05 mg/लीटर। कांच क्या होता है? तो अतिशीतित द्रव होता है। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव होता है कांच। लेंस किससे बना होता है? तो फ्लिंट कांच का जो लेंस होता है वह किससे बना होता है? फ्लिंट कांच से बना होता है। पायरेक्स कांच को अधिक समृद्धवान बनाने के लिए उत्तरदायी होता है बोरेक्स। पायरेक्स कांच को अधिक समृद्धवान बनाने के लिए उत्तरदायी होता है बोरेक्स। बोर नहीं करता बल्कि उसको प्रबल कर देता, सामर्थ्यवान कर देता है बोरेक्स। किसको? पायरेक्स कांच को। कांच
प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। कांचा प्रबलता प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो ये हो जाएगा रजत ब्रोमाइड। फोटोक्रोमिक कांच में रजत ब्रोमाइड मिलाने के कारण उसका रंग काला गहरा रंग गुणधर्म होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर यह अवघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि आग को बुझाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझाता है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल में लवणता का अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। खाने का नमक किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। खाने का नमक बना होता है मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता अपद्रव होते हैं। खाने वाला नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता या आद्रता पाई जाती हैं। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत जो लवण होता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य के रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट के साथ। जो मतलब ब्लड बैंक होती हैं उसमें ब्लड किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट के द्वारा। जो मैग्नीशियम होता है तो कार्ने लेकर आना मैग्नीशियम लेते समय, तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है कार्नालाइट के द्वारा। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जल जाती है? तो नाइट्रोजन में जल जाएगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में रखो और वो जल जलती है नाइट्रोजन में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन होता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निलंबन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4 7H2O। जो इप्सम सॉल्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जो प्रति अम्ल होते हैं या फिर जो एंटासिड्स होते हैं उनके रूप में क्षार का प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसका निक्षारक होता है? तो ये निलंबन होता है। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफी में है उसमें एक हाइपोविलियन का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो आजकल रोशनी के लिए पीले लैंप का प्रयोग किया जा रहा है इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ग्लावर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 10H2O। जो ग्लावर सॉल्ट होता है इसका रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? NaOH का। सोडा लाइम किसका रासायनिक मिश्रण होता है? तो NaOH का। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा NaOH होता है। सोडियम
एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaAlO2। सोडियम तो एल्यूमिनेट तो AlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaAlO2। NaAlO2। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHO3 बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2S2O3 5H2O। हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3 5H2O। साधारण नमक का अणु सूत्र क्या होता है? NaCl। साधारण नमक का अणु सूत्र होता है NaCl। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पाद पर बनाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना किस नाम से जाना जाता है? पायराइट्स। जो बेवकूफ़ों का सोना होता है उसे कहा जाता है पायराइट। शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 18 कैरेट के शुद्ध सोने में या मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? 75%। जो 18 कैरेट मिश्रित सोना है इसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत होगा 75%। पारे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनेबार से। पारा है उसका निष्कर्षण किया जाता है सिनेबार से। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति होती है। कैलुमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलुमल का रासायनिक सूत्र होता है Ag2Cl2। Ag2Cl2। कैलुमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgCl2। तो कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र होता है AgCl2। AgCl2। साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में क्यों किया जाता है? सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। प्रभाव्य होने पर गल जाती है। माणिक और नीलम का रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है? तो Al2O3। जो माणिक और जो नीलम होते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार हीटर वगैरह में भी यूज़ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ही तन्य होता है नाइक्रोम। कौन सा तत्व है स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा निकेल। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है निकेल। कौन सी खनिज है जो कि धातु का स्रोत हो? क्या कहा जाता है? तो अयस्क कहा जाता है। तो ऐसा पदार्थ या ऐसे खनिज जिसमें धातु का स्रोत हो उसे कहा जाता है अयस्क। अंडे का बाह्य स्रोत मुख्यतः किसका बना होता है? जो बाह्य स्रोत है अंडे का, जो बाहर मतलब जो कवर होता है, लेयर होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो अंडे की जो बाहर की लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संचरण। तो जो नमकीन पानी होता है लोहे की पाइप को जंग लगाकर ख़राब कर देता है उसे कहा जाता है संचरण। मृदा सुधारक कौन है? तो मृदा सुधारक होता है जिप्सम। जो मृदा को ठीक कर देता है, जो क्षारीय मृदा हो जाती है उसको ठीक करता है जिप्सम। तो मृदा सुधारक कहा जाता है जिप्सम को। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में होती है कोबाल्ट धातु। रणनीतिक धातु या स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम और जर्कोनियम को। टाइटेनियम और जर्कोनियम को एकदम जड़ जाती है टाइटैनिक की घड़ियाँ ले लेते हैं कब? जब राजनीति में आ जाते हैं बिल्कुल एकदम जगमगाते हैं। तो जो रणनीतिक धातु होती है वो होती है टाइटेनियम और जर्कोनियम। चांदी का एक विशिष्ट गुण क्या होता है? तो यह पानी को शुद्ध करता है। चांदी का एक विशिष्ट गुण होता है कि ये पानी को शुद्ध कर देता है।
एल्यूमिनियम का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो क्रोमियम और मैग्नीज धातु के लिए। जो एल्यूमिनियम है इसका प्रयोग किन धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? क्रोमियम और मैग्नीज धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। एल्यूमिनियम चूर्ण एवं एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिश्रण किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो बम्बों में। जो एल्यूमिनियम चूर्ण है और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बम बनाने में। और एल्यूमिनियम का प्रयोग क्रोमियम और मैग्नीज के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो एल्यूमिनियम चूर्ण होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता है, उसका प्रयोग बम बनाने में। लोहे का निष्कर्षण किस भट्टी से किया जाता है? जो बात्या भट्टी होती है उससे हम लोहे का निष्कर्षण करते हैं। पन्ना किस खनिज का दुर्लभ रूप होता है? तो पन्ना एल्यूमिनियम का एक दुर्लभ रूप होता है। पन्ना एल्यूमिनियम का ही एक दुर्लभ रूप है। पृथ्वी की बाहरी चट्टानों के कवच को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी है उसका जो बाहरी कवच है उसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर कहा जाता है। संश्लेषित माणिक्य के बड़े क्रिस्टल कहाँ पाए जाते हैं? तो लेज़र किरणों के निर्माण में। जो संश्लेषित माणिक्य है उसके बड़े क्रिस्टल कहाँ पे पाए जाते हैं? लेज़र किरणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम में मैग्नीज मिलाकर कौन सी मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? तो इसे कहा जाता है मैग्नीलियम। क्या कहा जाता है? मैग्नीलियम। तो एल्यूमिनियम में यदि मैग्नीज मिला दिया जाएगा तो उससे क्या बनेगा? मैग्नीलियम बनेगा। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो तांबा कॉपर पायराइट से प्राप्त किया जाता है। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट को चूना पत्थर या कोयले के साथ बात्या भट्टी में गर्म करने से क्या प्राप्त होगा? तो लोहा। जो हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क है, उसको चूना पत्थर और कोयले के साथ यदि इसको बात्या भट्टी में गर्म करेंगे तो लोहा प्राप्त हो जाएगा। पारा किससे प्राप्त होता है? तो सिनेबार से। पारा सिनेबार से प्राप्त होता है। पारे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? स्पेन में है। तो पारे के सबसे बड़े भंडार कहाँ से मिलते हैं? स्पेन से मिलते हैं। अक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातु बताइए। तो जो क्रियाशील धातु है उसकी अक्रियता कितनी है? तो अक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातु में पहला आता है पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा अक्रियाशीलता का घटता क्रम है ना। फिर बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। अब आते हैं धातु और अधातु में डिफरेंस। धातु क्या होते हैं? धातु के भौतिक गुण होते हैं कि यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब धातु से ऊष्मा और विद्युत का चालन हो सकता है, लेकिन जो अधातु होती हैं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। तो अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें ग्रेफाइट अपवाद है जो कि ऊष्मा का नहीं विद्युत का सुचालक होता है। फिर आते हैं आघात वर्णीयता एवं तन्यता होती है धातुओं में, जबकि जो अधातु होती हैं सामान्यतः भंगुर होती हैं, ना ही उनमें आघात वर्णीयता होती है और ना ही तन्य होते हैं। धातु चमकदार और पॉलिश की जा सकती है, जबकि अधातु होती है सामान्यतः चमकदार नहीं होते हैं। तो धातु चमकदार होते हैं, पॉलिश की जा सकती है। अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होते। धातु ठोस होती है, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती है। रासायनिक गुण क्या होते हैं? जो धातुएं होती हैं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, इसमें से कुछ क्षार बनाती हैं। धातु क्या करती हैं? अम्लों में हाइड्रोजन पुनः स्थापित करती हैं और लवण बनाती हैं। तो धातु होती हैं यदि उसमें अम्ल मिला दिया जाते हैं, एसिड मिला दिए जाते हैं, तो क्या करती हैं? हाइड्रोजन को पुनः स्थापित कर देती हैं और लवण बना लेंगी। जबकि जो अधातु होती हैं वो क्या करती हैं? वह अम्लों में हाइड्रोजन को पुनः स्थापित नहीं करती, मतलब कोई भी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करती, पुनः स्थापित नहीं करती हाइड्रोजन को अम्लों के साथ। फिर आता धातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती हैं जो कि विद्युत संयोजक होता है। तो धातु होती हैं क्या करती हैं? क्लोरीन से संयोजन करके क्लोराइड बनाती हैं जो कि विद्युत संयोजक होते हैं, जबकि अधातु क्या करते हैं? क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाते हैं जो कि ससंजक होते हैं।
क्लोराइड से क्रिया मतलब क्लोरीन से क्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाती हैं जो कि सहसंयोजक होते हैं। फिर आते हैं धातुएं। कुछ धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं जो कि विद्युत संयोजक होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ अनेक स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं जो कि सहसंयोजक होते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अनेक स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं जो कि सहसंयोजक होते हैं। शीशे की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो मिस्र में की गई थी। शीशा है सबसे पहले खोजा गया था मिस्र में। शीशे के अधिक प्रयोग से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं? जो शीशा है वह मस्तिष्क को बीमार कर देता है, तो मानसिक रोग इससे हो जाते हैं। मैग्नीशियम की पतली पत्ती जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चमकीली तेज रोशनी। यदि हम मैग्नीज की पतली पतली को जला देंगे, थोड़ा सा जलाएंगे, तो एक चमकीली तेज रोशनी प्राप्त होगी। फ्लैश लाइट के विकास से पहले फोटोग्राफर रोशनी के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मैग्नीशियम की चूर्ण जलाते थे। तो पहले जब फ्लैश लाइट नहीं चलती थी उसके पहले मैग्नीशियम के चूर्ण को जलाया जाता था और रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता था फोटोग्राफर के द्वारा। यूरेनियम सबसे पहले किस अयस्क द्वारा प्राप्त किया था? तो पिच ब्लेंड के द्वारा। जो यूरेनियम है पिच ब्लेंड के द्वारा सबसे पहले प्राप्त किया गया था। यूरेनियम का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो जो हमारी परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का मुख्यतः यूज़ किया जाता है परमाणु ऊर्जा के रूप में। 1 ग्राम यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होगी? तो हमें 12,250 टन कोयले की आवश्यकता होगी यदि हम 1 ग्राम यूरेनियम को जलाएंगे। तो 1 ग्राम यूरेनियम जला दो या फिर 12,250 टन कोयले को जला दो, सेम ऊर्जा ही प्राप्त होगी।